ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, जॉइंट हिंदू फैमिली विद इट्स फीचर्स एंड लिमिटेशन, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको बोलते हैं वो। बराबर। अब इसमें द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रिप्रेजेंट्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन बाय को ओनर्स, या तो इसको क्या बोला जाता है, अंडरलाइन करना, को पार्सनर्स। को ओनर्स बोलेंगे या को पार्सनर्स बोलेंगे, पार्टनर नहीं, पार्सनर ऑफ एन एस्टेट। एस्टेट यानी एक मिलकत, बिलोंगिंग टू अ हिंदू फैमिली विच हैज नॉट येट बीन पार्टीशन, जिसके यानी जेना भागला नदी पड़ेला अन्ना सिटी, यानी जो एक ही कुटुंब की तरह से अभी भी बिजनेस चला रहे हैं। सच बिजनेस कैन एग्जिस्ट ओनली अंडर द मिताक्षरा लॉ विच गवर्न्स हिंदू सक्सेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, पूछेंगे बंगाल और आसाम को छोड़ के बाकी सब जगह पे मीताक्षरा चलता है, और बंगाल और आसाम में क्या चलता है, दया भागा। सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस हेरिटेंस इज इन वोग। इन वोग का मतलब इन प्रैक्टिस। चलन में हो गया है। अंडर द मीताक्षरा सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, joint Hindu family technically comprise those who hold co-parcenary interest in it, यानी जो इसके हिस्सेदार है वो जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर इनहेरिटेंस मतलब वारसदार है। सच इंटरेस्ट बिलोंग टू थ्री सक्सेस, अंडरलाइन करो, तीन अलग अलग जनरेशन तक, ये एमसीक्यू है। लेकिन वो भी कौन सा, मेल लाइन, यानी मतलब सिर्फ पुरुष होने चाहिए। हु कैन इनहेरिट एन इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इमीडिएटली ऑन देयर बर्थ। याद रखो, उनको इन्हें मालिक बनना सीधा उनके लिए अलाउड है, कब, जब उनका जन्म होता है उस फैमिली के अंदर, वैसे ही जन्म से वो मालिक के अंदर हिस्सा बन जाते हैं, मालिकी के अंदर। आफ्टर द पैसेज ऑफ द हिंदू सक्सेशन, पासेज ऑफ, पासेज यानी पास हो, कानून पास हो ना बची। अब फीमेल रिलेटिव, याद रखो 1956 के बाद फीमेल रिलेटिव ऑफ अ डिसीज यानी मरे हुए मेल पार्टनर विल हैव अ शेयर इन द को पार्टनरी आफ्टर द डेट ऑफ द को पार्टनर इन क्वेश्चन, यानी अगर बाप मर जाए और उसकी बेटी को उसके अंदर भागीदार की तरह से ऐड करना हो तो कर सकते हैं। द प्रिविलेज इज ओपन इवन टू मेल रियल्टीज the deceased who claim through certain specified female relatives of the deceased। याद रखो ये प्रिविलेज यानी ये फायदा उन सब के लिए, उन सब के लिए जिनका कोई वारसदार मेल अगर हो या फीमेल हो, दोनों चले, बराबर नहीं। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। इवन व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स गो बियॉन्ड 20, अंडरलाइन करो, 20 से ऊपर भी अगर हो जाए तो भी मैंडेटरी यानी कंपलसरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़े। मैनेजमेंट, कर्ता और द सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली मैनेज द बिजनेस। बिजनेस को मैनेज कौन करेगा, कर्ता, मेन जो मेंबर, सबसे बड़ा मेंबर है वो। ऑल द अदर मेंबर्स डू नॉट possess द राइट ऑफ मैनेजमेंट, याद रखो, ना लोन ले सकते, लोन दे सकते ऑन द जॉइंट हिंदू प्रॉपर्टी, राइट। अब कर्ता की बात करें तो रिजर्व्स द अनलिमिटेड लायबिलिटी, बट फॉर अदर मेंबर्स इट इज लिमिटेड द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, लिमिटेड अप टू द इंडिविजुअल, अप टू वर्ड लिख दो, अप टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली, मतलब तुम्हारा जितना हिस्सा है उतनी तुम्हारी लायबिलिटी। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड पूछेंगे, ये एमसीक्यू। फिर लाइफ ड्यूरेशन, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉट लायबल टू डिसॉल्व बाय द इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ द को पार्टनर और इवन द कर्ता हिमसेल्फ, यानी अगर बिजनेस को डिसॉल्व करना हो, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, मर जाए, तो भी वो डिसॉल्व नहीं होता पब्लिक कंपनी की तरह से। इट हैज परपेचुअल लाइफ, परपेचुअल यानी कंटिन्यूअस लाइफ। फिर कस्टमरी राइट्स एंड लायबिलिटीज, द राइट्स आर डिटरमाइंड बाय द हिंदू लॉ एंड कस्टम्स, कस्टम्स यानी रिवाज। फिर फाइनल अथॉरिटी हमेशा किसकी होती है, सिर्फ कर्ता की फाइनल अथॉरिटी होती है। एंड नो को पर्सनल कैन क्वेश्चन इज जजमेंट डिसीजन और एक्शन, कोई उसके कोई भी डिसीजन के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। द अथॉरिटी ऑफ कर्ता कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कंडक्ट ऑफ द फैमिली बिजनेस,
यानी फैमिली बिजनेस के अंदर उसके कोई भी सवाल, उसकी कोई भी चीज के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। फिर कंपोजिशन, द मेंबरशिप ऑफ द बिजनेस इज द रिजल्ट ऑफ स्टेटस अराइजिंग फ्रॉम बर्थ इन फैमिली, अंडरलाइन करो, अराइजिंग फ्रॉम बर्थ लिखा है, यानी जन्म से वो मेंबरशिप हो जाती है। एंड देर इज नो लीगल लिमिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ओरिजिनली 3 सक्सेसिव जनरेशन, लेकिन मेन लाइन के अंदर कंस्टिट्यूटेड द मेंबरशिप, यानी 3 जनरेशन तक मेंबरशिप चलेगी, लेकिन अब 1955 के एक्ट के बाद में फीमेल भी उसके अंदर ऐड हो सकती है। अब लास्ट थिंग देखो इसमें, लिमिटेशंस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। एक तो कन्फाइंड टू ज्वाइंट हिंदू फैमिली, यानी खाली ज्वाइंट हिंदू फैमिली के लिए जी, और बाकी सारे रिलीजन उसके लिए नहीं, यानी मुस्लिम फैमिली नहीं, क्रिश्चियन फैमिली नहीं, उसके लिए नहीं है। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर इज अ राइज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर यानी छोटी फैमिली, माँ बाप और बच्चे, उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। एंड दिस इज इन वोग ओनली इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान एंड तमिलनाडु, अभी है चल रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ पे, अंडरलाइन करो, तमिलनाडु और राजस्थान के अंदर ज्यादा चलता है। With this business is restricted to a relatively limited capital and investment which are of higher order are out of reach of majority of Hindu families, यानी मतलब याद रखो, जिनके पास लिमिटेड कैपिटल हो ना वही ये काम करते हैं, बराबर नहीं। बाकी तो अगर जिसके पास पैसे ज्यादा हो वो ये क्यों करे, पार्टनरशिप ना एस्टेब्लिश कर ले। लिमिटेड मैनेजरियल टैलेंट, टैलेंट बहुत कम रहता है इसके अंदर। इट इज डिफिकल्ट फॉर द फैमिली टू मीट ऑल द मैनेजरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि एक ही फैमिली के अंदर सारे लोगों के पास सारी क्वालिटीज नहीं होती है। एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कर्ता, द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड वेयर एज दोज ऑफ द को पार्टनर्स इज लिमिटेड, अंडरलाइन करना है ये। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, को पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी है। इसका मतलब कर्ता हर चीज को बेयर करेगा, जिम्मेदारी सब उसकी रहती है, चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो बिजनेस का, जिम्मेदारी हमेशा किसकी रहती है, सिर्फ कर्ता की रहती है। पार्टनरशिप, इसमें एमसीक्यू के लिए मैं जो बोलूँ ना वो ध्यान रखें, बराबर नहीं। पहले सीधा ही अपने उसके कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करना है। इसमें पहला फाइनेंसिंग लिखा है, देखो याद रखो पार्टनर्स, सेकेंड लास्ट लाइन पहले पैराग्राफ में लिखा है, सिंस देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ बैड ब्लड एंड डिसएग्रीमेंट। बैड ब्लड का मतलब गलत आदमी का आ जाए। फॉर्मेशन लिखा है ना, पार्टनरशिप में फॉर्मेशन लिखा है, उसके अंदर सेकेंड लास्ट लाइन में, तो इसीलिए याद रखो, डीड यानी पार्टनरशिप डीड जब बनाई जाती है तब खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कोई भी चीज अगर गलत साबित हुई या तो फिर समझो कि कोई भी डिसएग्रीमेंट उसके अंदर हुआ तो झगड़े इनवाइट करेंगे हम। अब पहले आता है देखो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में, फाइनेंसिंग, द कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट्स कंट्रीब्यूटेड बाय डिफरेंट पार्टनर्स। द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर, याद रखो जरूरी नहीं है, need not necessarily be in the proportion of their profit sharing ratio, अंडरलाइन करिए। जरूरी नहीं है ये कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो, यानी नफा ना વેચની ના પ્રમાણમાં જો એ જરૂરી નથી। સમટાइम्स a partner may be admitted to partnership without any capital contribution, यानी 1 रुपये के बिना भी उसको लिया जा सकता है। कैसे, अगर उसके पास कोई स्पेशल स्किल है, एबिलिटी या तो कांटेक्ट है लोगों के साथ, तो फिर उसको पार्टनरशिप के अंदर अपने एंटर करेंगे विदाउट एनी कैपिटल। फिर कंट्रोल, इन अ पार्टनरशिप फर्म वेयर ऑल द पार्टनर्स आर एक्टिव, कंट्रोल वेस्ट, वेस्ट यानी किसी के हाथों में रहना, उसको वेस्ट बोला जाता है। कंट्रोल वेस्ट विद ऑल ऑफ देम, अंडरलाइन, सबके पास कंट्रोल होता है। कोई भी बिजनेस डिसीजन नहीं लिया जा सकता विदाउट द यूनाइटेड विल ऑफ ऑल द पार्टनर, अंडरलाइन। यूनाइटेड विल यानी सबकी मर्जी, उसके बिना नहीं चलेगा। इन सम फॉर्म्स ओनली 1 और 2 पार्टनर्स आर एक्टिव, और बाकी के सारे स्लीपिंग या तो डॉर्मेंट पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर यानी एक्टिव में डिसीजन लेने में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते रोज।
The sleeping or dormant partners do not take active part in the operation of the firm. ये आगे अपने types of partners में देखेंगे. But the right of even such partners to control the functioning of the firm cannot be denied. Denied એટલે નકારી શકાય નહીં. यानी वो भी कंट्रोल करेंगे. In short, then control is shared by the partners in a firm. यानी कंट्रोल सब लोग साथ में मिलके शेयर करते. अब मैनेजमेंट. Law confers on every partner the right to take an active part in the management of the firm's affair. Confers and gives. Gives. यानी सबका हक बनता है. Each partner has the authority to bind the firm and other partners through his act आएगा. His act नहीं. Through his acts in the ordinary course of business. यानी मतलब वो जो करेगा सब उसके लिए जिम्मेदार है. Each firm is free to choose a pattern of management according to the agreement among the partner. In many cases किसको अपॉइंट किया जाता है? एक मैनेजिंग पार्टनर को अपॉइंट किया जाता है, जिसको अपने क्या नाम देंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव. अंडरलाइन करो एमसीक्यू के लिए. कुछ के अंदर पार्टनर्स अलोकेट करते हैं अलग अलग एरियाज ऑफ मैनेजमेंट. जैसे कि कोई एक पार्टनर फैक्ट्री संभालेगा, कोई एक पार्टनर परचेज संभालेगा, कोई सेल्स संभालेगा एंड सो फोर्थ. Where a firm has branches in the same or other towns, each partner may be put in charge of each branch. Of course, decision on major issues of objective policy and programs will be taken by them jointly. देखो यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, वहां तक लिखना है, आगे का कैंसिल कर देना. राइट. फिर आता है ड्यूरेशन. ड्यूरेशन यानी समय मर्यादा. द पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यूज एट द प्लेजर ऑफ द पार्टनर. अंडरलाइन. यानी जब तक उनकी मर्जी हो ने तब तक. प्लेजर यानी मर्जी, खुशी. लीगली अ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड इफ एनी ऑफ द पार्टनर डाइज, रिटायर्स और बिकम इंसॉल्वेंट. तीन चीजें अंडरलाइन करो. कोई मर जाता है, कोई रिटायर होता है, या तो फिर कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है. इंसॉल्वेंट यानी नादार जाहिर हो. However, if the remaining partners agree to work together under the original firm's name and style, the firm is not dissolved. और वो क्या करेंगे? जो गया ने पार्टनर, या तो जो मर गया या तो जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, उसके सारे क्लेम को सेटल करेंगे. क्या लिखा है? आफ्टर सेटलिंग द क्लेम ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर. जाते हुए पार्टनर के सारे पैसे चुकता करके बाकी सब पार्टनर्स जो है वो मिलके पुराना बिजनेस चला सकते हो. The Indian Partnership Act lays down the circumstances in which a firm will be dissolved. पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पहले से लिखा हुआ है. पहली बात तो अगर बिजनेस इलीगल हो जाए तो फर्म डिसोल्व. सारे के सारे पार्टनर एक को छोड़ के, या फिर सारे या तो एक को छोड़ के सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट यानी नादार जाहिर થઈ जाए, कोर्ट के पास भी पावर है कि वो ऑर्डर कर सकती है डिसोल्यूशन यानी फर्म को बंद करने का. बराबर. जैसे कि सिर्फ एक पार्टनर बचा है, बाकी सारे पार्टनर डिसेबल हो गए, यानी काम कर ही नहीं सकते, ऐसी कंडीशन में आ गए, तो फर्म बंद हो जाएगी. फिर टैक्सेशन. लाइक एन इंडिविजुअल्स इनकम, द इनकम ऑफ पार्टनरशिप इज टैक्स ऑन स्लैब सिस्टम. अंडरलाइन. स्लैब सिस्टम यानी 0 થી 2.5 લાખ સુધી કોઈ ટેક્સ નહીં, આપણે ગણીએ ને એ રીતે. ધ રેટ ઓફ ટેક્સ રાઇઝિસ પ્રોગ્रेसिवली एज द इनकम गोज अप. यानी धीमे धीमे बढ़ता है. पहले खाली 5% टैक्स होता है, उसके बाद में 20%, उसके बाद में 30%, उसके बाद में 40-50% भी होता है. 40 तो नहीं होता, 50% भी होता है टैक्स. फिर उसके ऊपर सरचार्ज भी लगाया जाता है. जितनी इनकम ज्यादा कमाएंगे ना उतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा. उसको प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं. इफ द फर्म इज रजिस्टर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द इनकम ऑफ द फर्म विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर. और हर पार्टनर के टैक्स को अलग से उसको पे करना पड़ेगा. बट इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, तो याद रखो द फर्म विल हैव टू पे टैक्स ऑन द प्रॉफिट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इनकम ऑफ पार्टनर्स. रजिस्टर ना हो ने फर्म, तो फर्म को भी टैक्स पे करना पड़े, पार्टनर को भी देना पड़े. समझे? 2 बार टैक्स लगता है. रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए जरूरी हो जाता है फर्म का. अब टाइप्स ऑफ पार्टनर ये एमसीक्यू के लिए है. Although all the partners are entitled to conduct the business, लेकिन
कुछ पार्टनर एक्टिव पार्टनर होते हैं और बाकी के सारे जो पार्टनर्स है उसको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे स्लीपिंग और डॉर्मन पार्टनर। वो एग्री नॉट टू पार्टिसिपेट को अंडरलाइन करो, वो मैनेजमेंट में आएंगे नहीं। वो सिर्फ क्या करेंगे, कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट में हिस्सा भी ले जाएंगे, लेकिन याद रखो उसकी भी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है लास्ट में। एक्टिव पार्टनर से इनका शेयर कम होता है। आपको ये ट्रू और फॉल्स में पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इज और आर ट्रू। दो स्टेटमेंट लिखो, इसमें लिख सकते हैं कि डॉर्मन पार्टनर्स डू नॉट इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस। दूसरा ये लिख सकते हैं कि जो डॉर्मन पार्टनर है उनको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता। दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है जो मैंने बोले वो। प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलता है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, और साथ में वो इन्वेस्ट भी करेंगे पैसे, लेकिन क्या नहीं करेंगे, सिर्फ डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बराबर। फिर नॉमिनल पार्टनर ओनली लेन देन नेम, सिर्फ अपना नाम फॉर्म को देंगे, ये इन्वेस्ट भी नहीं करते, प्रॉफिट भी नहीं लेते, और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करते। ये दे आर नॉमिनल पार्टनर बट दे आर लायबल लाइक अदर पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, मतलब इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। याद रखिए, सीधा सीधा इन्हें चार चीजों को टिक करना है। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा प्रॉफिट में हिस्सा, चौथा अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये चार चीजों को टिक करते जाओ तो समझ में आता जाए कि किसमें यस है किसमें नो है। बराबर ने, पहले में सब में यस है, खाली किसमें नो है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दूसरे में सब में नो है, खाली लायबिलिटी अनलिमिटेड। बराबर ने। अब पार्टनर्स बाय एस्ट्रोबल, उसको है मिस्टेकन टू अ पार्टनर, यानी गलती से पार्टनर मान लिया जाता है। ही इज मिस्टेकन टू बी अ पार्टनर बाय थर्ड पार्टीज, तो ही विल बी हेल्ड लायबल टू दोस थर्ड पार्टीज हु एक्सटेंड क्रेडिट टू द फर्म ऑन द रेपुटेशन ऑफ हिज बीइंग अ पार्टनर। उसके नाम के कारण किसी ने फर्म को पैसे दिए हो तो फिर वो लायबल हो जाता है। सच अ पार्टनर इज नोन एज पार्टनर बाय एस्ट्रोबल बिकॉज हैविंग बिहेव्ड एज पार्टनर, सिर्फ बिहेवियर करने से ही कैन नॉट डिनाई द लायबिलिटी अटैचिंग टू द पोजीशन ऑफ अ पार्टनर। फिर वो अगर लोगों के सामने ऐसा बिहेव करता है कि मैं तो इस फर्म का पार्टनर हूँ, और उसके भरोसे के ऊपर किसी ने पैसे दिए हो फर्म को, किसी ने गुड्स दिए हो, किसी ने कोई सर्विस दी हो, तो उसका पैसा उसके पास से वसूल करना उसके लिए लाजमी बनता है। राइट। ही कैन नॉट डिनाई द लायबिलिटीज को अंडरलाइन करे। अब पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, इसमें अलग है। मैं बिहेव करता हूं, लोग समझते हैं मैं पार्टनर हूं। यहाँ किसे है कि मैं बिहेव भी करता हूं और बाकी के सारे पार्टनर उसके कारण कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाते। यानी मतलब 10 पार्टनर है, मैं उनके बिजनेस पे जाके रोज बैठता हूँ, रोज काम करता हूँ, और जब भी मैं अपने आप को पार्टनर की तरह से इंट्रोड्यूस करता हूँ तो बाकी का कोई भी पार्टनर ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। राइट। तो होल्डिंग आउट का मतलब क्या, बाकी के सारे पार्टनर से मान लिया है कि ये भी हमारा पार्टनर ही है, तो इस तरह से इसको होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट बोला जाएगा। देखो, अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड बाय वर्ड और डीड, डीड यानी कर्म, काम, टू बी अ पार्टनर बाय अनदर पर्सन, द पर्सन कंसर्न शुड डिनाई इट immediately on coming to know of such declaration. If he does not, he will be liable to those parties who lend money or otherwise give credit to the firm on the basis of his being a partner. इसको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोला जाता है। यानी बाकी के सारे पार्टनर तुमको ऐसा बोलते हैं कि देखो, तुमको साथ में लेके बैंक में जाते हैं और बैंक वाले को ऐसा बोलते हैं कि ये आदमी हमारा पार्टनर है, तुम इसकी गारंटी के ऊपर हमको पैसा दे सकते हो। बैंक ने उस पार्टनरशिप फर्म को तुम्हारे नाम से पैसा दिया। अब तुमने उस वक्त मना नहीं किया कि मैं इसका पार्टनर नहीं हूं, तो बैंक इस भ्रम में आ जाती है कि ये भी एक पार्टनर है, इसकी क्रेडिट मार्केट में अच्छी है तो हमारे पैसे मिल जाएंगे। तो अब अगर वो पार्टनर्स बाकी के पैसे नहीं भरते तो आपकी क्रेडिट के ऊपर बैंक ने अगर पैसा दिया तो पैसे आपको भरने पड़ेंगे, यानी आपकी लायबिलिटी इस तरह से हो जाती है अनलिमिटेड। ये होल्डिंग आउट का। अब माइनर पार्टनर, सिंस माइनर डज नॉट एंजॉय द कैपेसिटी, अंडरलाइन करो, कैपेसिटी टू एंटर, ये भी समझाऊं, into contract in his own right, he cannot be full-fledged partner, underline करो, he cannot be full-fledged partner।
अब मतलब समझाओ। माइनर यानी 18 साल से कम की उम्र का। माइनर के पास कैपेसिटी सोचने की नहीं है, अपने लिए खुद के डिसीजन सही और गलत को समझने की नहीं है, इसलिए माइनर को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से अलग रखा जाता है। तो माइनर किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं कर पाएगा, कोई भी चेक के ऊपर साइन नहीं कर पाएगा, कोई भी डिसीजन में अपनी हामी भरेगा तो भी वो हामी भरने से वो लायबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके पास समझ नहीं है इतनी कि वो इस बात को समझ पाए। पर याद रखो, उसके बेनिफिट के लिए फॉर्म के अंदर उसको ऐड किया जा सकता है। जैसे कि किसी 12-13 साल के बच्चे का बाप अगर उस फर्म का पार्टनर था, लेकिन वो गुजर गया, तो उसके बाद में उसको पार्टनर की तरह से ऐड किया गया फर्म के अंदर, तो खाली बेनिफिट के लिए उसको पार्टनर बनाया जा सकता है। याद रखो, अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड भी हो ने तो भी उसकी लायबिलिटी पर्सनली अनलिमिटेड नहीं है। किसकी? माइनर की। यानी माइनर के पास के जितने भी पैसे हैं उसके लिए वो लायबल, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी प्रॉपर्टी जहां जहां पे है उसको फॉर्म के लिए यूज किया जा सकता है उसके डेट को क्लियर करने के लिए। देखें, लिखा गया है, हिज एस्टेट कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग बियॉन्ड व्हाट इज ऑलरेडी इन्वेस्ट इन द फॉर्म। लिखा है ना, यानी उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर से अपने, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर से अपने पैसा नहीं ले सकते, यानी उसकी लायबिलिटी हम अनलिमिटेड मान नहीं सकते। खाली कितनी लायबिलिटी होगी पता है? उसका शेयर जितना है उतनी लायबिलिटी, उससे ऊपर नहीं। जितना उसका हिस्सा उतनी लायबिलिटी। ऑन अटेनिंग मेजोरिटी or on his becoming coming to know of his admission as a partner, he has to choose whether he will continue as a partner or not। याद रखो, 18 साल की उम्र तुम्हारी कंप्लीट हो गई, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हें पार्टनर की तरह चालू रहना है कि नहीं रहना है, तो 6 महीने तक अगर तुम नहीं बताते तो 6 महीने एक दिन से तुम ऑटोमेटिकली उस फर्म के पार्टनर फुल फ्लेज हो जाओगे। लेकिन अगर तुम रिटर्न में दे देते हो कि मुझे इस फर्म का पार्टनर नहीं रहना है, तो आप उस पार्टनरशिप में से निकल सकते हो। बराबर है, पर उसके लिए रिटर्न में नोटिस देनी पड़ती है, और नोटिस को पेपर में पब्लिश भी कराना पड़ता है कि अब से मैं इस फॉर्म के अंदर पार्टनर नहीं हूँ। जिस दिन तुमने नोटिस पब्लिश की, या तो जिस दिन तुमने रजिस्ट्रार को नोटिस भेज दी, उस दिन के बाद की सारी लायबिलिटी तुम्हारी जीरो। लेकिन उस दिन के पहले जितनी भी जिम्मेदारियां तुम्हारे कारण हुई है, वो सारी जिम्मेदारी के लिए तुम भी उतने ही लायबल हो जितने दूसरे पार्टनर हो। लिखा है देखो, इफ ही डज नॉट गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज चॉइस, अंडरलाइन करो, विद इन 6 मंथ्स। पूछेंगे एमसीक्यू में, कितने महीने के अंदर नोटिस देनी पड़ती है माइनर को? तो 6 महीने के अंदर। ही विल बी ट्रीटेड एज हैविंग डिसाइडेड टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर। इफ केस ही चूजेस और इज डीम्ड टू बी अ पार्टनर, उसकी लायबिलिटी भी अब कितनी हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। बराबर, जैसे बाकी के पार्टनर्स की है वैसी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी किसको बोलते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑलरेडी नोन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया नहीं तब। लेकिन उसको इन्हें पहले ना बोलते थे कि ये पार्टनरशिप जितना अच्छा नहीं है, यानी ऐसा मानते थे कि लेस एफिशिएंट, यानी ओछू कार्यक्षम कહેવાય पार्टनरशिप फॉर्म। इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ थॉट कि जॉइंट स्टॉक कंपनी खाली सूटेबल है उन ऑक्यूपेशन के अंदर, एस कुड बी रिड्यूस टू अ रूटीन, यानी रूटीन में जिसको काम करना हो ना, और मोनोटोनी यानी एक जैसा काम बार बार करते रहना हो, એને બીબા ઢાર કહેવાય, એક જ સરખું કામ જેમાં કરવું પડે તેને મોનોટોनी કહેવાય। सॉरी, मोनोपोली है इसमें, मैंने मोनोटोनी समझा दिया। मोनोपोली यानी जिसमें खाली एक ज मालिक है, बाकी सब लोग जो है ना कंपटीशन में कोई है ही नहीं, मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, मोनोपोली में मोनोटोनी समझा। तो यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ रूटीन में काम होता हो और जहाँ पे मोनोपोली हो वहीं पे कंपनी चलेगी, ऐसा एडम स्मिथ ने बोला था। तो बाकी सारे बिजनेस के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी उस जमाने में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्शल सीजेस, अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, बीइंग એટલે व्यक्ति, इनविजिबल अदृश्य, दिखता नहीं है, एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। कंटेम्पलेशन यानी आई ऑफ लॉ, आई आंखें, यानी सिर्फ कानून की नजर में उसका एग्जिस्टेंस है। बीइंग अ मियर, बीइंग अ मियर क्रिएशन ऑफ लॉ, it possesses only the properties which the charter of this creation, charter यानी मेमोरेंडम आवेदन पत्र, of its creation confers upon it,
कन्फर्स अपन यानी गिव्स टू इट, उसको जो प्रॉपर्टीज यानी जो चीजें उसको बताई गई हो वो किसके अंदर लिखी होगी, उसके आवेदन में, यानी मतलब उसके मेमोरेंडम में लिखा हो, तो मेमोरेंडम को क्या बोलते हैं, चार्टर बोलते हैं। आइदर एक्सप्रेसली और एज इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एक्जिस्टेंस, एक्सप्रेसली यानी दर्शावेल हुई, अथवा तो इंसिडेंटल मतलब लिखा नहीं है लेकिन समझ लेना है, समझवा में इंसिडेंटल के भाई, प्रासंगिक के भाई इंसिडेंटल मतलब। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, legal separate entity. The above definitions of company begin by asserting that company is an artificial person. Asserting यानी कबूलात करवी। हम क्या मानते हैं, कंपनी आर्टिफिशियल है। नेगेटिवली पुट, इट मीन्स दैट अ कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, नेचुरल नहीं है, कुदरती अपने जैसे नहीं है। पॉजिटिवली इसका मतलब कंपनी कौन है, इट इम्प्लाइज दैट अ कंपनी हैज एन एंटिटी ऑफ इट्स ओन, उसका एंटिटी यानी अस्तित्व है। और कैसे, ऑर्गेनाइज बाय लॉ, कानून ने उसको बताया, क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ अ पर्सन नेचुरल पर्सन फॉर्मिंग इट, यानी जो नेचुरल पर्सन है उसके जैसा नहीं, बराबर है, उससे अलग है। इट इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग, एनेबलिंग यानी शक्य बनाऊ, a group of persons to conduct some activity in a more convenient way than would be possible by retaining their identity as individual, यानी हमको अपनी आइडेंटिटी जैसा, यानी याद रखो कि इंसान अपनी आइडेंटिटी कैसे रखता है वैसे ही कंपनी भी अपनी आइडेंटिटी रखती है, पहचान रखती है। अब मैं इसके अंदर बताऊं क्या चीज लिखनी है। ये जो पहला लिखा है ना, इन्वर्टेड कॉमा खाली लिखेंगे, बाकी सब जाने दो। ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना फर्स्ट में, बस इतना ही, बाकी सब जाने दो। फिर लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, सिंस द कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्टिंग इन द आई ऑफ लॉ, इट्स डेट्स आर इट्स ओन, यानी मतलब उसकी कंपनी की जो डेट्स है यानी देऊ એ પોતાનું છે, and the shareholders cannot be held liable for them under ordinary circumstances. A shareholder is liable only to pay for his own share in the company, मतलब उसके पास अगर 10 रुपए का शेयर है ना, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी उसके पास से वो 10 रुपए पूरे करवा सकती है, उसके ऊपर का एक भी रुपया उसके पास से नहीं आएगा, मतलब उसकी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। अब देखिए नेक्स्ट, परपेचुअल एक्जिस्टेंस। परपेचुअल यानी कंटिन्यूअस, अनइंटरप्टेड, मतलब कोई पण दखल वगर, द कंपनी हैज कंटिन्यूअस एक्जिस्टेंस विच इज नॉट अफेक्टेड बाय इंटरप्ट और इंटरप्टेड बाय दैट, कोई मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, यानी नादार जाहिर था, रिटायर था, कई फर्क नहीं, द शेयर्स ऑफ द कंपनी में change hundreds of hands on the stock exchange, but the life of the company remains unaffected by such changes. This is a characteristic which lends stability and long life to a company as compared to other forms of organization. इससे क्या मिलता है, लेंस यानी मतलब उसको मिलता है स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, और लॉन्ग लाइफ कंपनी को मिलती है। बीच में जो ये लिखा है ना, द शेयर्स ऑफ अ कंपनी में चेंज हंड्रेड्स ऑफ हैंड्स, वो निकाल दो चलेगा। दिस से लिखना है, फिर चेंजेस तक कैंसिल कर दो। नाउ कॉमन सील एज ए सब्सटीट्यूट फॉर सिग्नेचर, कंपनी साइन थोड़ी कर पाएगी, कंपनी जिंदा थोड़ी है कि साइन करेगी, तो सिग्नेचर की जगह पे वो क्या यूज करेगी, कॉमन सील, अपना सिंबल। A company not being a natural person cannot sign document for itself. The common seal with the name of the company engraved એટલે છાપેલું on it, printed on it, is therefore used as a substitute for his signature. The common seal is kept safe in safe custody by the secretary of the company. कौन, अंडरलाइन करो, कॉमन सेल किसके पास रहता है, सेक्रेटरी के पास रहता है। And is used in accordance with the direction of the board of directors.
जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहेंगे वैसा उसको यूज करना है। व्हेन इट इज अफिक्स फॉर द कंपनी ऑन एनी डॉक्यूमेंट, यानी उसको जब भी छापा जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो इसके पास दो डायरेक्टर की सिग्नेचर नीचे चाहिए, विटनेस बाय यानी साक्षी, टू डायरेक्टर्स। ये भी एमसीक्यू, टू डायरेक्टर्स है बराबर। अब एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। Since the company is a corporate body enjoying a separate entity of its own distinct from that of individual members, it can be set up only by following the procedure laid down for the purpose under law. जो कानून है उसी को मान के दो स्टेजेस के अंदर उसको पूरा करना है। याद रहे, कंपनी के फॉर्मेशन के दो स्टेजेस है, एक प्रमोशन और एक इनकॉर्पोरेशन। प्रमोशन का मतलब क्या? कंपनी को स्टार्ट करना। प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, शोधू के भाई, इन्वेस्टिगेशन बनने से शोधू, एंड द ऑर्गेनाइजेशन यानी सर्च and the organization of necessary resources with the object of initiating business under corporate ownership. In other words, it is the exercise of business enterprise entrepreneurship for establishing and starting a company. किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए शुरुआत किससे होगी? प्रमोशन से होगी। एक सिंपल सी बात करें अपने, इसमें इन अदर वर्ड्स है ना, निकाल दो वो लाइन, निकाल दो इन अदर वर्ड, सेकंड लाइन में है ना वो। द प्रमोटर्स आर एंटरप्रेन्योर्स हु फोरसी प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट यानी संभावना, ऑफ गेन यानी उनको पता चलता है कि फ्यूचर में फायदा हो सकता है, और वो एक्टिव स्टेप्स लेते हैं किसके लिए? बिजनेस को शुरू करने के लिए। दे टेक नेसेसरी इनिशिएटिव एंड प्लेस बिफोर द जनरल पब्लिक अ बिजनेस प्रपोजल। प्रपोजिशन मतलब बिजनेस के संभावना को लोगों के सामने रखते हैं और उनके पास से पैसे लेंगे। It is through their dynamism and active efforts that capital is collected from a large number of people, often widely scattered. ये नहीं लिखना, इट इज से कैंसिल करो। यहाँ पे प्रमोटर्स क्या करेंगे? प्रमोटर्स प्रिपेयर एंड फाइल विद रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको चार्टर बोला जाता है, सारे एमसीक्यू से ये। एक तो मेमोरेंडम है जिसमें ऑब्जेक्ट और कैपिटल सब होता है, दूसरा आर्टिकल्स है, इसको रूल्स और बाय लॉज बोलते हैं, यानी पेटा कानून। गवर्निंग द इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के काम को समझाने के लिए। इफ अ कंपनी डज नॉट प्रिपेयर इट्स ओन आर्टिकल्स, इट में अडॉप्ट द रूल्स लेट डाउन इन टेबल ए ऑफ द कंपनी। याद रखना, ये टेबल ए भी एमसीक्यू में पूछेंगे। रिटर्न कंसेंट ऑफ पर्सन, जो लोग डायरेक्टर्स हैं उनकी कंसेंट यानी मर्जी, लेखित मंजूरी के बारे में। जो डायरेक्टर्स है उनसे लिखित मंजूरी लेंगे। नोटिस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, याद रखो ये भी कितने दिन के अंदर? 28 दिन के अंदर। अंडरलाइन करो एमसीक्यू। रजिस्टर ऑफिस 28 दिन के अंदर बतानी पड़े। एंड अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बाय द सेक्रेटरी ऑफ द प्रपोज कंपनी और अ सॉलिसिटर टू द इफेक्ट दैट ऑल प्रोविजन रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन हैव बीन कंप्लाइड विद। यानी सेक्रेटरी ये साइन करके देगा कंपनी का कि जो भी प्रोविजन यानी जो भी कानून है वो रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सब के सब हमने कंप्लाइड यानी माने हैं, पाले हैं। બધા કાયદાનું પાલન કરીને કંપનીની સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે એ લખીએ. ઓકે.